हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ME 309 सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट दैट इज़ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस किया था। उसमें एस्टिमेटिंग की डेफिनेशंस पढ़ी थी अपन ने। आज हम एस्टिमेटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या उसके उद्देश्य होते हैं, इसको क्यों करना चाहिए और इसके प्रोसीजर क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टिमेटिंग। It is essential to compete in the market and to be sure whether manufacturing of a particular article will be profitable or not. तो एस्टिमेटिंग की इम्पोर्टेंस कहाँ है कि जब आपको मार्केट में compete करना है, सर्वाइव करना है और आप जिस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं वो आगे जाके आपको प्रॉफिट देगा या नहीं, इसके बारे में डिसाइड करने के लिए अपने को एस्टिमेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हम पहले से सारी कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन से हमको आइडिया हो जाता है कि इन द लास्ट हमारे लिए ये जो प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। अगर वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है, मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो हमें अपनी कंपनी की, अपनी फर्म की जो है कॉम्पिटेंसी वो मार्केट में किस लेवल पर है उसका आइडिया लगता है। अब एस्टिमेटिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो ओवर एस्टिमेटिंग या अंडर एस्टिमेटिंग। मीन्स आप जो एस्टिमेटिंग प्रोसेस अपना रहे हैं, आपने अगर एस्टिमेशन करेक्ट नहीं लगा के ओवर एस्टिमेशन किया है, यानी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू जिस मार्केट में जब ये बनकर आएगी उससे आपने एस्टिमेशन ज़्यादा लगा दी, वैल्यू आपने ज़्यादा फाइंड आउट की है, तो उसके क्या नुकसान है। और अंडर एस्टिमेटिंग, आपने पहले प्रोडक्ट की वैल्यू कम निकाली है एस्टिमेशन में एंड कॉस्टिंग के टाइम में उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो उसके क्या नुकसान है। तो ओवर एस्टिमेटिंग लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। ऑब्वियसली अगर आपने ओवर एस्टिमेटिंग किया है तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट ज़्यादा आएगी, और वो प्रोडक्ट कॉस्ट ज़्यादा आएगी तब क्या होता है, जब टेंडर वगैरह भरते हैं, जैसे किसी फर्म के लिए प्रोडक्शन के लिए आपने कोई टेंडर भरा है, अब उस टेंडर में क्या है, आपको मिनिमम वैल्यू पुट करनी होती है। अगर आपका एस्टिमेशन सही नहीं है, ओवर एस्टिमेशन है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी उसमें। अंडर एस्टिमेटिंग क्या होगा, लॉसेस टू द कंपनी। क्या होगा कि अंडर एस्टिमेटिंग से आपने पहले प्रोडक्ट की वैल्यू कम निकाली है, बट उसके हिसाब से आपने सारी रेट डिसाइड करी, बट जो लास्ट में जब एक्चुअल कॉस्ट निकाली तब आपकी वैल्यू ज़्यादा आ गई, तो वो जो माइनस हो, डिफरेंस रहेगा, वो क्या होगा, लॉस किसको होगा, वो कंपनी को बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एम्स ऑफ एस्टिमेटिंग। तो एस्टिमेटिंग के क्या क्या उद्देश्य है। टू हेल्प इन फिलिंग अप द टेंडर इंक्वायरी। जब टेंडर भरते हैं तब क्या होता है, उसमें प्रोडक्ट की आपको रेट निकालनी पड़ती है, रेट लिखनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको एस्टिमेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। फॉर डिसाइडिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग पॉलिसी। आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग पॉलिसी, यानी जो आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हैं, एस्टिमेशन निकाल रहे हैं, उसके बेसिस पे आप अपनी क्या होगा, जैसे प्रोडक्शन शॉप में आप उसकी लेबर की पॉलिसीज़ बनाओगे, लेबर रेट उस हिसाब से डिसाइड करोगे, मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी बनाओगे, वैसे ही जब सेल करोगे तो आपको सेलिंग ओवरहेड्स आपने पहले से एज्यूम करके रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ को चेंज करेंगे। टू डिसाइड अबाउट द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड किसको कहते हैं, कभी भी किसी भी प्रोडक्शन फर्म में जो भी ऊपर के खर्चे होते हैं, ऊपर के खर्चे मीन्स जो भी प्रोडक्ट में एक्चुअली नहीं लग रहा है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ये क्या होता है, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जैसे आप जिस फैक्ट्री में आपका प्रोडक्शन चल रहा है उस फैक्ट्री का रेंट है, वहाँ पे लाइटिंग चार्जेज है, आप उसको सेल करने के लिए, मार्केट में सेल करने के लिए आप इसको यहाँ से वहाँ गोडाउन में आप माल सप्लाई कर रहे हो, तो उसका जो चार्जेज है, तो ये सारे किस में आते हैं, ओवरहेड्स, यानी ऊपर के खर्चे हैं। तो उसको डिसाइड करने के लिए एस्टिमेटिंग ज़रूरी है। आफ्टर मेकिंग टाइम स्टडी डिसाइड अबाउट द वेज। अब एस्टिमेटिंग में आपको टाइम स्टडी क्या होता है, लेबर की एक्चुअल स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए। सपोज एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर, एक मशीन है, सपोज लेथ मशीन पर उसको 4 घंटे लग रहा है, तो आप पहले क्या करेंगे, हम
उसमें है ना स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे, यानी अगर कोई एफिशिएंट वर्कर है और वो अच्छे से काम कर रहा है तो स्टैंडर्ड कितने टाइम में वो उस काम को कंप्लीट कर रहा है, तो वो स्टैंडर्ड टाइम होगा, उसके हिसाब से क्या होता है, वेज डिसाइड होता है। वेज मीन्स लेबर को जो पेमेंट कर रहा है वो रेट डिसाइड होती है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, उससे टाइम को स्टडी करके लेबर का वेज डिसाइड करते हैं। फॉर मेक और बाय डिसीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेक और बाय यानी प्रोडक्ट को आपको बनाना है या डायरेक्टली परचेज करना है। कई बार क्या होता है, जब हम एस्टिमेटिंग करते हैं तो उसकी प्राइस अपने पास बहुत हाई आ जाती है। अब प्राइस हाई आने पर क्या होगा, अगर कंपनी उस इतनी प्राइस में प्रोडक्ट नहीं बना सकती, कंपनी उसमें सर्वाइव नहीं कर सकती, तो वो क्या करेगी, उसका दूसरा ऑप्शन चूज करेगी, यानी वो प्रोडक्ट को, उस पार्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करके डायरेक्टली उसको परचेज कर ले। सपोज एक कोई मशीन है, उसका एक पार्ट आपको यहाँ पे कंपनी में मैन्युफैक्चर करने में आपको कॉस्टली पड़ रहा है, तो उस पार्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करके हम डायरेक्टली बाहर से बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो मेक और बाई डिसीजन के लिए भी एस्टिमेटिंग ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ एस्टिमेटर। एस्टिमेटर किसको कहेंगे, जो आकलन करेगा या फिर जो एस्टिमेशन करेगा उस पर्सन को क्या कहेंगे, एस्टिमेटर। ये एक पर्सन भी हो सकता है, एक पूरी टीम भी हो सकती है। तो द पर्सन हु प्रिपेयर्स द एस्टिमेट इज नोन एज एस्टिमेटर, यानी वो पर्सन जो एस्टिमेट प्रिपेयर कर रहा है, आकलन कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, एस्टिमेटर। ही मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ, अब एस्टिमेटर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि उसको किन किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो फर्स्ट है रीडिंग ड्राइंग्स, यानी जो टेक्निकल ड्राइंग्स है, जो प्रोडक्ट की टेक्निकल ड्राइंग्स है उसको रीड करना उसको आना चाहिए, यानी मीन्स वो एक इंजीनियर, एक टेक्निकल पर्सन होना चाहिए। उसको मशीन्स का, उसके ऑपरेशन का, उसके टाइम का नॉलेज होना चाहिए, यानी मशीन्स में क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, क्या डिफरेंस है, हर मशीन का ऑपरेशन टाइम क्या है, अगर कोई प्रोडक्ट उसमें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेट उसमें कितना टाइम लगता है, उसमें क्या क्या अदर ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो इन चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। टूल्स, जिग्स एंड फिक्सचर, टूल्स की क्या वैरायटी है, कितने टाइप्स के, सपोज कोई टूल आपका बीच में ख़राब हो गया है, टूट गया, तो उस टूल का अदर ऑप्शन क्या हो सकता है, यानी टूल्स की वैरायटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जिग्स एंड फिक्सचर, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है जिग्स एंड फिक्सचर क्या होता है। जिग्स एंड फिक्सचर क्या है, ये एक्स्ट्रा यूनिट्स है जो मशीन्स पर हम लगाते हैं। क्या डिफरेंस क्या होता है दोनों में, जिग एंड फिक्सचर क्या होता है, दोनों आपकी वर्क होल्डिंग डिवाइस है, यानी जो वर्क पीस है उसको होल्ड करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, बट फिक्सचर ओनली होल्ड एंड सपोर्ट करेगा, जिग क्या करेगा, उसके साथ साथ टूल को भी गाइड करता है। जैसे कि आप कारपेंट्री वर्कशॉप में, फिटिंग वर्कशॉप में आपने देखा होगा, जो बेंच वाइज लगी होती है वो क्या होता है, एक तरह का फिक्सचर, उसमें हम वर्क पीस को होल्ड करते हैं, वो वर्क पीस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। जिग उसके साथ क्या करता है, टूल को भी गाइड करता है। तो इसका नॉलेज होना चाहिए एस्टिमेटर को। मार्केट प्राइस ऑफ डिफरेंट मटेरियल रिक्वायर्ड, अब अलग अलग मटेरियल की मार्केट प्राइस क्या है उसका भी नॉलेज होना चाहिए, उसी के बेस पे वो क्या कर सकता है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट डिसाइड कर सकता है। वेज रेट्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ वर्कर्स, ऑल टाइप ऑफ वर्कर्स मीन्स अगर आपकी प्रोडक्शन शॉप में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स की नीड है, यानी एक आपको मशीन शॉप के लिए चाहिए, एक आपको वेल्डर चाहिए, एक आपको कटिंग ऑपरेशन के लिए चाहिए, तो हर किसी के लिए स्पेसिफिक वर्कर होता है, उसके लिए क्या वेज रेट है, यानी उस लेबर की मार्केट में रेट क्या है उसका आइडिया होना चाहिए। अबाउट डिफरेंट अलाउंस ऑफ टाइम, पर्सनल अलाउंस, फटीग अलाउंस, टूल चेंजिंग, ग्राइंडिंग एंड चेकिंग अलाउंस। अब क्या होता है, जो मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं उसमें हम अलाउंस लेते हैं टाइम का। अलाउंस क्या, कुछ ऑपरेशंस में जो एक्स्ट्रा टाइम है जो डायरेक्टली उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं है, सपोज आप लेथ मशीन पे कुछ काम कर रहे हो, अब उसमें आपने टूल को सेट किया, टूल चेंज किया बीच में, या फिर मशीन को क्लीन किया, या फिर जो पीस बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको बीच में आपने वर्क पीस को सेट किया, तो इन सब ऑपरेशंस के लिए जो टाइम लग रहा है वो एक्चुअली उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं है, बट
वो टाइम लेबर का टाइम काउंट हो रहा है, क्योंकि लेबर तो उस टाइम में इन्वॉल्व है। तो इन सब का क्या कहते हैं, पहले से अलाउंस लेकर चलते हैं। तो पर्सनल अलाउंस क्या है, लेबर का पर्सनल अलाउंस, लेबर अपने लिए जो भी रेस्ट टाइम या अपने लिए जो भी पर्सनल टाइम लेता है उसके लिए अलाउंस। फटीग अलाउंस, लेबर बीच में मिड टाइम में या बीच में अगर वो थक गया है, थोड़ा रेस्ट कर रहा है, तो जितना भी इसके लिए स्टैंडर्ड अलाउंस है वो काउंट करते हैं। टूल चेंजिंग, ग्राइंडिंग एंड चेकिंग अलाउंस, अब आपने ऑपरेशन के बीच में टूल चेंज किया है, अगर आपका ऑपरेशन चेंज हुआ तो टूल चेंज हुआ है, या फिर आपका टूल बीच में टूट गया हो तो आपने चेंज किया है। ग्राइंडिंग एंड चेकिंग, आपने पीस बनाया, उसके आपने डायमेंशन चेक किए, तो इसका जो टाइम लगा है बीच में इस प्रोसेस में, तो इस सब के लिए क्या लेते हैं, अलाउंस, टाइम ऑफ अलाउंस काउंट करते हैं। अबाउट द कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट, ये टर्म्स आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी है, इनको आगे डिटेल में भी समझाएंगे। तो जो मशीनिंग ऑपरेशन में कटिंग स्पीड क्या होती है, फीड क्या होती है, डेप्थ ऑफ कट क्या होती है, तो ये इस चीज़ का भी नॉलेज होना चाहिए। अलग अलग मटेरियल्स के लिए, अलग अलग टूल्स के लिए ये चीज़ क्या होती है, इसका नॉलेज होना चाहिए। एस्टिमेटर मस्ट बी एबल टू सजेस्ट न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स, अब एस्टिमेटर क्या होना चाहिए, टेक्निकल के साथ साथ इनोवेटिव भी होना चाहिए। इनोवेटिव मीन्स उसको न्यू टेक्निक्स, न्यू आइडियाज़ का नॉलेज होना चाहिए। सपोज आप पुरानी मशीन पे कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, अब उसमें आप मशीन में आपको लेबर को टाइम ज़्यादा लग रहा है, और उसी मशीन का रिप्लेसमेंट मार्केट में आ गया है नई टेक्निक के साथ, तो एस्टिमेटर को वो नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में क्या न्यू इनोवेशंस चल रहे हैं। तो हम अगर पुरानी मशीन को नई से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, लेबर का टाइम बचेगा, लेबर का टाइम बचेगा मीन्स वो जो प्रॉफिट होगा वो किसके अकाउंट में जाएगा, कंपनी के अकाउंट में। एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट नो द प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग टाइम एंड मोशन स्टडी, जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि एस्टिमेटर को क्या करना होता है, टाइम एंड मोशन स्टडी भी करना होता है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है उसका भी उसको नॉलेज होना चाहिए।